सुबुई खान आखिरकार सत्य क्या है? लव जिहाद एक रियलिटी है या नहीं है, या फिर ये मनगढ़ंत कहानी जैसा कहा जाता था? क्योंकि लव जिहाद तो एक रियलिटी है अब लग रहा है, और लगातार लग रहा है, लगातार इस पे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन कहा जाता रहेगा सब शिगुफा है, उस शिगुफे का ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन जो कुछ फरीदाबाद में हुआ, इसने आंखें खोल दी सोमवार की शाम को। जी अमीश, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। उम्मीद करती हूं कि सब प्रवक्ता मुझे आराम से मेरी बात पूरी होने तक शांति से सुनेंगे। एक बहुत जघन्य अपराध हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि लव जिहाद कोई रियलिटी नहीं है, लव जिहाद सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा है, वो शायद जानबूझ के कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना चाहते हैं और अपना कोई एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। आज हमने देखा हरियाणा में निकिता तोमर को दिन दहाड़े तौफीक नाम का लड़का गोली मार के उसको मार देता है, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रही थी, उसके झांसे में नहीं आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में अंजना तिवारी अपने अंदर आग लगा लेती हैं, और तो और मतलब उसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी जाती है। जो अभी अलका लांबा जी यहां पे बोल रही थी, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। तारा सहदेव का एग्जांपल हम लोगों के सामने है कि रंजीत कोहली से वो शादी करती हैं और बाद में उनको पता चलता है उनका नाम रफीकुल हसन था। बलरामपुर में एक लड़की को मार देते हैं शाहिद और साहिल, लेकिन जो यहाँ पे कुछ महिला प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, उनकी आवाज नहीं उठती है, उनकी आवाज नहीं खुलती है। संबित जी को मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने एक सनातनी भारतीय होने का एग्जाम्पल दिया, कि वो उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो हरियाणा का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो सब जगह के एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि वो ये बात कर रहे हैं कि ये लड़कियों के खिलाफ एक अपराध है, और ना ही सिर्फ लड़कियां बल्कि हमारे देश के खिलाफ एक अपराध है, एक जिहाद है। अलका लांबा जी ये तो बोल रही हैं कि हरियाणा सरकार है, आप आंसरेबल हैं। ये क्यों नहीं बोल रही हैं कि आफ्ताब अहमद, इनके मंत्री विधायक जो रहे हैं, उनका भतीजा है जिसने उस लड़की को गोली मारी है? ये क्यों नहीं बोल रही हैं कि अंजना तिवारी को आग लगाने के लिए उकसाया था इनके एक नेता आलोक वर्मा जी ने, कांग्रेस के, कि जाके उत्तर प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए आग लगवा दी। आलोक वर्मा जी के खिलाफ FIR भी लॉन्च हुई है, पूरी डिटेल्स है मेरे पास। ये क्यों नहीं बोल रही है? बलरामपुर में जाके आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि वहां पे आरोपी इनका वोट बैंक मुसलमान है। आपने एक सवाल पूछा, अमीश मैं एग्जांपल देती हूं आपको, मैं आपको एग्जांपल देती हूं। अरे वो फ्रांस के राष्ट्रपति के पीछे पड़ गए लोग। अमीश मैं आपको एग्जांपल देती हूं। अमीश, उत्तर प्रदेश का तकरीबन 800 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से सटता है। नेपाल से लव जिहादी बाकायदा उत्तर प्रदेश में प्लांट किए जाते थे। जब योगी सरकार ने वो थ्रेट पहचान ली और उसके खिलाफ उन्होंने कानून बनाना और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तो इन लोगों ने हाथरस में क्या कांड करके उत्तर प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी है, वो पूरे देश के 135 करोड़ लोगों ने देखा है। जब कोई इंसान सनातनी बनके और पॉलिटिकल माइंडसेट से ऊपर उठ के देश के लिए काम करने की कोशिश करता है, ऐसा हंसने का कोई विषय नहीं है। एक बेटी की हत्या हुई है, मुस्कुराने से काम नहीं चलता। हाथरस को मैनिपुलेट करके उत्तर प्रदेश को किसी की बेटी की लाश की लपटें ठंडी नहीं हुई और हंस रहे हैं। फिर सवाल करते हैं सरकार से, सत्ता में होना कोई गुनाह नहीं है। आप लोग घुन की तरह देश को खा गए हैं, उसको साफ करने में वक्त लगता है। ये क्या बोल रही हैं? समाज को भी अब जांचना चाहिए। हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अपना धर्म नेपाल एक हिंदू देश है, समाज को ये सारे हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। इनको तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो जिहादियों, चाहे वो नेपाल से लव जिहाद आया है, विधर्मी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं, अमीश भाई, देश को पहचानना नेपाल से लव जिहाद आया है। अमीश भाई, नेपाल से लव जिहाद आया है। सुबुई खान ने एतराज किया है अभी, और नेपाल हिंदू देश है। मैं खुद वीडियो मतलब कॉल करती हिंदुओं की तरफ से लव जिहाद आया है। पाकिस्तान और चाइना द्वारा प्रायोजित प्लांटेड लड़के नेपाल में भी लव जिहाद कर रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले मैं इनको फर्क बता देती हूँ कि विवाह में और लव जिहाद में क्या फर्क होता है। सुबुई खान किसी गैर मुस्लिम से शादी करती है, लेकिन उसका नाम आज भी सुबुई खान है। वो अपने पंथ को मानती है, पूरे सम्मान के साथ अपने देश में रहती है। ये होता है विवाह। और एक निमिषा नाम की लड़की को शादी के बाद अपना नाम बदलना पड़ता है, और ना ही सिर्फ नाम बदल के फातिमा बनना पड़ता है, बल्कि एक टेररिस्ट बनना पड़ता है। और आज के टाइम में अफगानिस्तान की जेल में है। तारा सहदेव का नाम आपने सुना होगा। रंजीत कोहली नाम के पुरुष से शादी करती है, बाद में पता चलता है कि उनका नाम रंजीत कोहली है ही नहीं, वो तो रकीबुल हसन थे। नाम बदल के उनसे शादी करी, और शादी करने के बाद उनको फोर्स किया कि अपना धर्म परिवर्तन करो। अभी लखनऊ की विधानसभा के सामने उत्तर प्रदेश में
अंजना तिवारी उर्फ आयशा ने अपने अंदर आग लगा ली। आसिफ नाम के लड़के ने उनसे शादी करी, उसके बाद उनको छोड़ के दुबई चला गया। वो लड़की भटकती रही, लेकिन उसको पलट के पूछा नहीं, उसको फाइनली अपने अंदर आग लगानी पड़ी। ये होता है लव जिहाद। आप लोग इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर किसी लड़की को अपने पंथ में लाते हैं या धोखे हिंदू नाम बना के उसको पहले शादी करते हैं, बाद में कहते हैं कि मैं तो मुसलमान हूं, तो मुसलमान बन जाओ, इसका मतलब ये आपका इस्लाम फैलाने का एक तरीका है। जैसे एक तरफ आप तलवार की नोक पे फैला रहे हैं, एक तरफ आप इमोशनली ब्लैकमेल करके फैला रहे हैं, एक तरफ आप धोखाधड़ी करके फैला रहे हैं। इसमें लव कहां से आ गया भाई साहब? इसमें शादी कहां से आ गई? ये ना लव है ना मैरिज है, ये सीधा सीधा लव जिहाद है। दीपक जी, इन्होंने देश को जो अभी गुमराह करने की कोशिश करी, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भारत में ये हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि 2003 में डॉक्टर अजीत कुमार सिंह नाम से एक यूपी पुलिस सुरक्षा इंचार्ज में बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी उत्तर प्रदेश सरकार को। 3,500 मदरसे उन्होंने मैप किए थे, जिसको बिहार, बंगाल, असम के मौलाना चला रहे थे। उन मदरसों की गतिविधियां और मैनेजमेंट दोनों संदिग्ध थे, उन मदरसों की फंडिंग भी लोकल नहीं थी। तो ये सवाल आज का नहीं है, ये सालों से हमारे देश के खिलाफ चला आ रहा है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूं कि देखिए, अभी हमने देखा हाथरस में भी उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी, लोगों को सारी एंटी नेशनल पावर्स कूद गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल से। नेपाल का जो हमारे देश की 20 जिलों से नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है, और नेपाल के थ्रू आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, नेपाल के थ्रू लव जिहादी प्लांट होते हैं। नेपाल के आगे कभी एक जमाने में तिब्बत हुआ करता था, जो कि चाइना ने आक्रमण करके हथिया लिया और फिर वो भी चाइना बन गया। तो विस्तारवादी चाइना पहले तिब्बत को इन्वेड किया, फिर नेपाल तक घुस गया, अब नेपाल के थ्रू उत्तर प्रदेश में घुसना चाह रहा है। पूरी की पूरी जिहादी फौज इन्होंने हजारों की तादाद में नेपाल के बॉर्डर पे खड़ी कर रखी है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ दीपक जी, इन्होंने बोला एजेंसियां क्या कर रही हैं, मैं बताती हूँ हमारे हाथ पैर कहां बंध जाते हैं। सालों से ये रिपोर्ट्स बन रही हैं, एजेंसीज बता रही हैं कि ऐसे मदरसों में फंडिंग होकर जिहादी प्लांट किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे संविधान में एक आर्टिकल 30 है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को अधिकार देता है उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए। उस आर्टिकल 30 की वजह से हम मदरसे पूरी कंट्री में बंद नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे एनआरसी कहाँ आता है? ये आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ गारंटीड है एक सिटीजन को, सिर्फ नागरिक को। इसलिए एनआरसी इंपॉर्टेंट है इस देश में कि पहले ये मैपिंग हो जाए, आप मदरसे चलाइए, लेकिन भारत का नागरिक वो मदरसा चलाए। कोई रोहिंग्या या कोई पाकिस्तानी या चाइनीज बैक्ड कोई टेररिस्ट आके हमारे देश में आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करके मदरसे यहाँ पे चलाए, फंडिंग कर करके हमारी ही रिसोर्सेज पे पल के हमारे ही देश के खिलाफ जिहाद करे, हमारी ही रिसोर्सेज पे पल के, हमारी ही रोटी खा के हमारे ही देश को तोड़ने का काम करे। केरल में कितने मदरसे पकड़े गए हैं भाई साहब, जो सऊदी अरब से फंडिंग हो रही थी। ये देश आपका सिर्फ अधिकार जताने के लिए है, कोई कर्तव्य नहीं है आपका इस देश के लिए रशीदी साहब। कभी आप राम मंदिर तोड़ने की बात कर देते हैं, कभी आप जिहादी ऑपरेटेड मदरसों की वकालत करने खड़े हो जाते हैं। अरे सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। परसों आर्टिकल 30 कहां चला गया था? इन्होंने बोला परसों जब मैंने आर्टिकल 30 पे बात करने की कोशिश की, आपकी सिटीबिटी गुम हो गई थी। दीपक जी, आपके पास जबान ही नहीं थी, आप बोलने को लिए तैयार नहीं थे आर्टिकल 30 पे। आज आर्टिकल 30 कहां से आ गया? आज आर्टिकल 30 कहां से आ गया? आप आम को सीधे अंगूर बोलने लगते हैं, इसीलिए मैं बीच में टोकता हूं आपको।